तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्टील स्ट्रक्चर क्यों प्रेफर क्यों किया जाता है, वाई स्टील स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम उसके डीमेरिट्स को अगर देखें तो कुछ डीमेरिट्स हैं उसके, तो कुछ मेरिट्स भी हैं। इसी तरह कंपेयर करेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर से, तो मेरिट्स की बात करें तो नंबर वन है अडॉप्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, डक्टिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक। अडॉप्टेबिलिटी से मुराद यानी रिलायबल होते हैं, ठीक है। इनको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सेक्शन जितने भी होते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो वो सारी जितने भी सेक्शन हैं, बीम कॉलम स्लैब, वो साइड के ऊपर कास्ट किए जाते हैं। दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती हैं, कास्ट इन सिचु जो साइड पे कास्ट की जाए, और प्री कास्ट मेंबर यानी जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाएँ और साइड पे आके क्या किया जाए, फैब्रिकेट किए जाए। तो स्टील स्ट्रक्चर प्री कास्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी आपने गर्डर वगैरह स्टील के या टी आर वगैरह देखे होंगे, ये सारे फैक्ट्री से बन के आते हैं, ठीक है। इनको साइड पे आके जस्ट फैब्रिकेट करना है। इस वजह से इनकी जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टील इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम स्टील स्ट्रक्चर को ज़्यादातर प्रेफर कहाँ करते हैं, लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन में, जैसे ब्रिजेस वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा मार्किस वगैरह, शेड वगैरह, बड़े स्पैन वाले, उनमें प्रेफर करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव किस सेंस में होता है, ऑफ कोर्स इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है और स्ट्रक्चर की जो लाइफ है, स्टील स्ट्रक्चर की लाइफ कंक्रीट की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया कॉस्ट के पर्सपेक्ट से। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस साइकिल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा अरसे बाद चाहिए होता है, यानी मेंटेनेंस कम रिक्वायर्ड होती है। तो इन दो पॉइंट्स की सेंस में ये क्या हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट ऑफ कोर्स ही इसकी कंक्रीट की निस्बत ज़्यादा होती है। डक्टाइल होता है जी, ये आपको पता ही है। डक्टिलिटी क्या होती है, अगर स्ट्रेस टेंकर में देखें तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद फौरन फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। यानी ये हमें वार्निंग टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा, जैसे इलास्टिक लिमिट पे पहुंचेगा अब्रप्ट इसमें फेलियर आ जाता है, ठीक है। जबकि डक्टाइल मटेरियल देखें तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें यील्डिंग होती है, ठीक है, फिर अल्टीमेट पे जाता है और फिर फ्रैक्चर होता है। यानी जब यील्डिंग होगी तो ये हमें एक किस्म का क्या है, अलार्मिंग पॉइंट मिल गया है, ठीक है। यानी यील्डिंग होगी तो उसके साइन कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो क्रैक्स या इस तरह जो होगी, अल्टीमेट पे जाएगा और उसके बाद यानी अब्रप्ट फेलियर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल है स्टील जो है कंक्रीट की निस्बत। फोर्थ क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ड्यूरेबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी एक्चुअल है क्या चीज़। ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट वेदरिंग एक्शंस। जितने भी वेदरिंग इफेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है, जैसे सल्फेट अटैक्स, ठीक है। इसके अलावा क्रोयन होगी, ठीक है जी। क्लोराइड अटैक्स हो गए। क्रोयन किस तरह के, अगर अ, पानी के साथ ये एक्सपोज होंगे, ठीक है, तो क्रोयन स्टार्ट हो जाएगी। सल्फेट अटैक, क्लोराइड अटैक में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है, लेट्स से सी शोर के ऊपर, यानी साहिल समुंदर के किनारे पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो अब उस पानी में सल्फेट्स और क्लोराइड वगैरह होते हैं। तो अगर उससे एक्सपोज होगा स्ट्रक्चर ऐसे, या एसिडिक रहन होती है, तो उस वजह से क्या होगा, ये सारे क्या हैं एक्चुअली, वेदरिंग फैक्ट्स हैं। तो इनके अगेंस्ट मटेरियल की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जितनी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी लाइफ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टील स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। देन आगे एस्थेटिक। एस्थेटिक से मुराद क्या है, इसकी जो लुक है, ठीक है। एस्थेटिक अगर कंक्रीट में हम देखें तो उसलिए हमें प्लास्टरिंग वगैरह करनी पड़ती है, पेंट वगैरह करने पड़ते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के केस में जो पेंट वगैरह करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी उस प्रोटेक्टिव लेयर लगाना अगेंस्ट दी करोजन। अच्छा, इसी तरह अगर डी मेरिट्स देखें तो डी मेरिट्स में नंबर वन आ जाता है कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है जी, ऑफ कोर्स।
पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम क्या करते हैं, मेन क्या है, इनिशियल कॉस्ट देखी जाती है, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसकी जो फायर रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है। उसकी रीज़न क्या है कि स्टील की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी आपको पता है क्या है कि टेम्परेचर को कितना वो इजीली अलाउ करता है में से, कितना ज़्यादा पास कराता है। कनेक्टिविटी स्टील की कंक्रीट की निस्बत क्या ज़्यादा है। अब अगर दो मेंबर लेट से इस तरह आपस में कनेक्ट हुए थे, एक में आग लगती है तो कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं, वैसे वो आग जल्दी आगे क्या होगी, स्प्रेड होगी। अच्छा, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? यस सर। जी सर। अभी ठीक हो गई सर, अभी तेज हो गई। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फायर रेजिस्टेंस की बात होगी। इसी तरह और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। हाँ, अगर टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है तो टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन से क्या मतलब, जैसे आर्मी वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन होती हैं, जब वो कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन के केस में क्या है, कंक्रीट को हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है जी, स्टील को प्रेफर करेंगे। क्योंकि क्या करना है, हमने सिर्फ कनेक्शन लगाने हैं, वो कनेक्शन नट बोल्ट हो सकते हैं, रिवेट हो सकते हैं या वेल्डेड हो सकते हैं, उनको दोबारा उतारा भी जा सकता है, ठीक है। और जो स्टील की स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी जब स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर को वो डिमोलिश करेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, कम है। उसको कहाँ पे स्क्रैप में यूज़ कर सकते हैं, बैक फिलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर स्टील की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर के केस में उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको अगर स्क्रैप को बेचेंगे तो उसकी हमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसको रिसाइकल किया जा सकता है दोबारा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज थे स्टील स्ट्रक्चर के। ये चीज़ें इधर भी एक्सप्लेन हुई हुई हैं, जो पॉइंट रह गया उसको हम दे सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कह रहा है कि क्योंकि ये सेक्शन क्या है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इस वजह से जो स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या होता है, इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर साइट पे आप कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ कास्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना इजी होता है। इसके अलावा ये हमने बात की डुक्टाइल होते हैं, तो ये इजीली बक्कल भी नहीं होते, ट्विस्ट और बैंड भी नहीं होते, ठीक है। इंस्टॉलेशन इजी होती है, हमने बात की कि फैक्ट्री से जब सेक्शन लेके आना है और उनको क्या करना है, फैब्रिकेट करना है। अच्छा, जिस तरह हम स्ट्रक्चरल डिटेलिंग पढ़ रहे थे तो हमने कुछ कोड देखे थे, जैसे ACI का कोड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड है, इस तरह UBC 97 है, यूनिवर्सल बिल्डिंग कोड, ASTM H2, ये सारे आपने पढ़े होंगे। इस तरह स्टील के रिलेटेड भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके कोड हैं हम फॉलो करते हैं इनकी फैब्रिकेशन के लिए और डिज़ाइन के लिए। नंबर 1 क्या है, AISC, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एब्रीविएशंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन। इस तरह H2 आपको पता है, ASCE एक और इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके क्या होते हैं, कोड्स एंड स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो हम जब भी वर्किंग कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं या एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन हमने क्या करनी होती हैं, इनकी फॉलो करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है कि स्टील की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हॉट रोल स्टील, एक होता है कोल्ड फॉर्म स्टील। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हॉट रोल स्टील सेक्शन उनको कहते हैं जो आपने अक्सर ऐड भी देखे होंगे या फैक्ट्री किसी की वीडियो देखी हो, जब स्टील को कैसे बनते हैं, पहले इसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप कंक्रीट के सिलेंडर कास्ट करते हैं तो मोल्ड होते हैं, जिस शेप में बनाना है उस मोल्ड में, उस मेल्टेड फॉर्म में उसको क्या करते हैं, उस मोल्ड में पोर करते हैं। अब जो सेक्शन
हीटेड फॉर्म में मोल्ड करके बनाए जाए उनको क्या कहते हैं हम, हॉट रोल सेक्शन। और ये सेक्शन थिक सेक्शन होते हैं, ठीक है, इनका वेट भी ज़्यादा होता है। जो आप स्टील के गर्डर वगैरह देखते हैं ये क्या होते हैं, थिक सेक्शन होते हैं। इनको अगर ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आप बेंड करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। वो सेक्शन सारे कौन से हैं, हॉट रोल सेक्शन। कोल्ड फॉर्म स्टील कौन सा होता है, कोल्ड फॉर्म स्टील के सेक्शन क्या होते हैं, थिन सेक्शन होते हैं। इनको अगर किसी शेप में हमने चेंज करना है तो इनको पहले ठंडा किया जाएगा और उसके बाद फोर्स लगा के बेंड किया जाएगा, क्योंकि ये थिन सेक्शन है, इस वजह से कोल्ड फॉर्म में भी यानी ठंडी हालत में भी मोल्ड होके बेंड होके किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने बिल्डिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर बनते देखा हो, कि ऑफिस वगैरह में होता है कि पार्टीशन के लिए क्या है, जैसे एल्यूमिनियम के ये पैनल वगैरह लगा देते हैं और यहाँ पे ग्लास वगैरह लगा के क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो दो टाइप्स हैं जी स्टील की, हॉट रोल्ड सेक्शन है, ये क्या है, थिक सेक्शन होते हैं। इनका वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इनको ठंडे करके किसी शेप में मोल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। कोल्ड फॉर्म स्टील क्या होते हैं, थिन सेक्शन होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको लोड बेयरिंग चाहिए यानी ज़्यादा लोड आ रहा हो स्ट्रक्चर को, वहाँ पे आप क्या प्रेफर करेंगे, हॉट रोल स्टील सेक्शन, क्योंकि ये थिक सेक्शन है। कोल्ड फॉर्म स्टील नॉर्मली पार्टीशन वगैरह के लिए और जहाँ पे स्ट्रक्चर लोड क्या हो, कम हो, वहाँ पे प्रेफर करेंगे आप। अच्छा, फिर कुछ स्ट्रक्चरल शेप्स होती हैं, जैसे कंक्रीट की मैं बात करें तो आप रेक्टेंगुलर बीम कास्ट कर रहे होते हैं, स्क्वायर कॉलम, ठीक है, वो शेप। स्टील के केस में कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं यानी इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। हमने उन्हीं शेप में से क्या करना है, जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होंगे या बनाने जा रहे होंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करना है। तो उनमें कौन कौन सी शेप्स हैं, नंबर वन है जी डब्ल्यू सेक्शन। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आई सेक्शन भी कहते हैं या डब्ल्यू सेक्शंस कहते हैं। ये तो ये गर्डर आपने देखे होंगे, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होते हैं। अब ये डब्ल्यू सेक्शन की क्या होती है, फ्लैंज, इसको फ्लैंज कहते हैं, FLANGE, ठीक है। ये टॉप फ्लैंज होगी, ये इसी तरह बॉटम फ्लैंज होगी, और इसको क्या कहते हैं, दरमियान वाली को वेब कहेंगे, WEB, ठीक है। ये डब्ल्यू सेक्शन हो गया। इसके बाद आपका ये सी सेक्शन है, इसको चैनल सेक्शन भी कहा जाता है। इसकी शेप क्या है, सी शेप है। ये दो इसकी फ्लैंज हो गई हैं, और ये क्या है, वेब है, ठीक है। इसी तरह एंगल सेक्शन होते हैं, इनकी शेप किस तरह होती है, TR, जो आप अगर किसी ने देखा हो, टी आयरन या TR कहते हैं, L शेप होती है। अच्छा, इनके केस में तो फ्लैंज और वेब की टर्मिनोलॉजी थी। एंगल सेक्शन के केस में क्या होगा, लॉन्गर लेग और शॉर्टर लेग। अब एंगल सेक्शन की मजीद दो टाइप्स हैं। अगर ये जो इसकी लेग्स हैं, जैसे एक ये होगी एक ये वाली होगी, दोनों लेग्स की डायमेंशन सेम होगी तो उसको कहेंगे इक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है जी। अगर एक लेग की डायमेंशन ग्रेटर है दूसरी की कम है, जैसे ये आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, अनइक्वल एंगल सेक्शन। देन आ जाता है टी सेक्शन। टी सेक्शन में ये इसकी वेब होगी, ये इसकी फ्लैंज होगी। इसी तरह हॉलो सेक्शन भी कुछ होते हैं, जैसे हॉलो स्क्वायर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ये कुछ शेप्स हैं जो मार्केट में क्या है, अवेलेबल हैं। जो मोस्ट कॉमनली हैं वो कौन सी हैं, डब्ल्यू सेक्शन जो यूज़ होती हैं और इजीली अवेलेबल हैं, सी सेक्शन और एंगल सेक्शन। ये तीन क्या हैं, ज़्यादातर यूज़ होती हैं स्टील स्ट्रक्चर के केस में। एंगल सेक्शन आ गया, चैनल सेक्शन आ गया, इसी तरह ये हॉलो सर्कुलर। इस तरह फ्लैट प्लेट्स भी होती हैं, स्टील की प्लेट्स। अच्छा जी, एक एस शेप सेक्शन भी होता है, इसमें और डब्ल्यू सेक्शन में फ़र्क क्या है, शेप इनकी सेम ही है। डब्ल्यू सेक्शन में इसकी फ्लैंज क्या थी, स्ट्रेट थी। एस सेक्शन के केस में ये क्या होती है, स्लोपी होती है। अच्छा, जब हम कंक्रीट बीम का पूरा सेक्शन देखते थे तो उसका साइज़ हम किस तरह लिखते थे, लेट से 12 बाई 12 का बीम है जी। इसका क्या मतलब होता था कि 12 इंच बाई 12 इंच का बीम है, या 12-18 का बीम है।
स्टील के केस में किस तरह रख लिखते हैं सेक्शन का साइज वगैरह या कोई इस तरह बताना होता है, तो उसके लिए ये इस तरह की डेजिग्नेशन यूज़ होती है। जैसे ये क्या है, ये हमारे पास डब्ल्यू सेक्शन है, लिखा क्या हुआ है W410x60। अब इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहला लेटर क्या शो कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल शेप को, यानी ये सेक्शन कौन सा है, डब्ल्यू सेक्शन है। 410 जो दूसरा नंबर है उस वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है, सेक्शन की डेप्थ को, यानी इसकी डेप्थ कितनी है 410 मिलीमीटर, ठीक है। जो दूसरा तीसरा नंबर है जैसे ये 60 है, ये किस चीज़ को शो करता है, सेक्शन के वेट को, ठीक है जी। तो जब आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन के साथ इस तरह लिखा आएगा, ये नहीं लिखा आएगा कि 12 बाई 12 का है, इस तरह की डेजिग्नेशन होगी, ठीक है। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इस तरह अगर चैनल सेक्शन होगा तो उसमें क्या लिखा होगा, C410x60 या जो भी है, ठीक है। एंगल सेक्शन में डेजिग्नेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, वो किस तरह होती है, उसमें इस तरह का सेक्शन हो सकता है कि L80x76x10। इसमें चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या शो करिए, स्ट्रक्चरल शेप को। दूसरा क्या है जी, 80 का क्या मतलब है कि जो लॉन्गर लेग है इसकी, इस तरह है ना एल शेप, लॉन्गर लेग की डिमेंशन 80 mm है, ठीक है। शॉर्टर लेग की डिमेंशन 76 mm है, और थिकनेस कितनी है इसकी 10 mm। अब देखो दोनों लेग की डिमेंशन डिफरेंट है, तो ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है। अगर ये इस तरह होता है 80x80, अब दोनों लेग्स की डिमेंशन सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल शेप्स हैं, इनके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास सामने एक स्टील स्ट्रक्चर आ गया। जो आप मार्किस वगैरह देखते हैं वो भी बेसिकली इसी तरह होती हैं, यानी जो सामने जहाँ पे वेटिंग रूम होता है या ऑफिस वगैरह होते हैं वो कंक्रीट की बिल्डिंग बनी होती है, लेकिन पीछे जो हॉल होता है सारा वो क्या होता है, स्टील का, इस तरह स्टील की ट्रसेस होती हैं, नंबर ऑफ ट्रसेस, ठीक है, और इस तरह स्टील की कॉलम। यानी लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन है तो हम मार्की वगैरह में क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। हार्ड रोल सेक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या ज़्यादा है, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लोड ज़्यादा बर्दाश्त कराना हो वहाँ पे आप क्या प्रेफर करेंगे, हार्ड रोल सेक्शन, ठीक है। फिर सेक्शन के डिफरेंट साइजेस होते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा या स्पैन बढ़ता जाएगा हम साइज़ भी क्या करते जाएंगे सेक्शन के, बड़े साइज़ के सेक्शन यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये लोड बर्दाश्त कर लेते हैं। प्रॉपर डिज़ाइन होता है लोड के हिसाब से कि यहाँ पे कितने साइज़ का सेक्शन लगेगा, उसका स्पैन कितना होगा। अच्छा, अब मैं आपको पहले लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म बता दूँ कि इन ट्रसेस के ऊपर छत आएगा, ठीक है। छत का जो लोड है वो ट्रसेस के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये पूरी ट्रस थ्योरी है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो एक ट्रस ये, एक ये अगली है, ठीक है। दोनों के जो जॉइंट हैं वो कनेक्टेड हैं एक हॉरिजॉन्टल मेंबर के थ्रू, ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरह ये वाला है, ये सारे के हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर जो एक ट्रस के जॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी ट्रस से। अब इसके ऊपर जो रूफ कवरिंग होगी, छत हो या स्टील की चादर या कोई भी हो रूफ कवरिंग टाइप का, उसका लोड किस पे आएगा, इन हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर आएगा। इन बीम को कहते हैं परलेंस, PURLIN, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल बीम आगे लोड किधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रस के जॉइंट्स के ऊपर। आपने ट्रसेस का एनालिसिस पढ़ा है, ठीक है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आपके पास जब भी ट्रस का कोई न्यूमेरिकल आया होगा तो लोड कहाँ पे हमेशा लगा होता है, पैनल पॉइंट के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। कभी आपने ऐसी ट्रस नहीं देखी होगी कि जो लोड किधर आए, मेंबर के दरमियान में आके लगे। ये ट्रस का रूल है, ठीक है, कि ट्रस का आपने लोड हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर कराना है, पैनल पॉइंट्स के ऊपर कराना है। इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको क्यों ये करवाते हैं। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, अब ट्रस क्या होती है, ट्रस को कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है,
तीन चार पॉइंट्स हैं बेसिक। नंबर वन क्या है, ट्रस्ट इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर इन विच ऑल मेंबर्स हैव एक्सियल फोर्सेस, यानी इसमें एक्सियल फोर्सेस होते हैं। अब एक्सियल फोर्सेस एक्चुअली क्या है, यानी जैसे आपके बीम के केस में क्या होता है, उसमें शीयर फोर्सेस भी होती हैं और बेंडिंग मोमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। ट्रस के केस में जस्ट क्या होता है, इसमें एक्सियल लोड होता है। एक्सियल लोड को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी ये एक मेंबर है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, ये एक कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लोड मेंबर के एक्सिस में से पास हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेंबर के एक्सिस है उसी में टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड, इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लोड। अगर यही लोड क्या होता, इस तरह लगा होता, अब ये कौन सा लोड बन जाता, फ्लेक्चर लोड या बेंडिंग लोड बन जाता है, जैसे बीम के केस में होता है। तो इस लोड के केस में बीम के उस मेंबर के अंदर बेंडिंग भी आएगी और शियर भी आएगी। एक्सियल लोड होगा तो इस केस में सिर्फ क्या होगा, आप ट्रस जब सॉल्व करते हैं तो एंड पे क्या आपको मिलता है, मेंबर फोर्स मिलती है, या टेंसाइल या कंप्रेसिव। कभी आपको शियर या बेंडिंग की वैल्यू ट्रस के एनालिसिस में नहीं मिलती, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, ट्रस का रूल है कि लोड्स आर ओनली अप्लाइड एट पैनल पॉइंट्स, यानी जब आपने ट्रस के ऊपर लोड ट्रांसफ़र कराना है तो वो कहाँ पे करवाना है, जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है जी। हमेशा लोड जॉइंट के ऊपर होना चाहिए। जो पीछे मैंने आपको बीम दिखाए हैं वो एक ट्रस से एक बीम, एक ट्रस के दूसरे ट्रस के पैनल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा था, यानी ये लोड ट्रांसफ़र कर रहा था, कुछ पोर्शन इस पैनल के ऊपर कुछ इस पैनल के ऊपर। कभी भी दरमियान में लोड नहीं आएगा मेंबर के, ट्रस के मेंबर के दरमियान में। अगर दरमियान में लोड आ जाता है तो फिर इसमें क्या आ जाएगी, शेयर भी आएगी और बेंडिंग भी आएगी। और ट्रस के मेंबर शेयर और बेंडिंग के अगेंस्ट डिज़ाइन नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है जी। यानी एक पहला रूल क्या है कि एक्सियल फोर्सेस होती हैं ट्रस में, हमेशा लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है, मेंबर्स आर अरेंज इन ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रस तभी होगी जब ट्रायंगुलर पैटर्न में मेंबर अरेंज होंगे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये अब ट्रायंगल नहीं है, तो इसको हम फ्रेम कहेंगे। जब तक ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं बनेगा, ट्रस के ये कुछ रूल हैं जी। टाइप्स हैं जी, टाइप वन ट्रस और टाइप टू ट्रस। ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, अगर इधर ट्रस को एक ड्रा कर लें हम, ये ट्रस की अपर कॉर्ड है, ये लोअर कॉर्ड। अगर अपर कॉर्ड जो है, जो टॉप वाला मेंबर है, यानी वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, वो अगर 10 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान होगा तो इससे ट्रस को हम कहेंगे टाइप वन ट्रस। और ये स्लोपी रूट्स कहाँ पे प्रेफर करते हैं हम, ये ट्रस हिली एरियाज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं, स्नो फॉलिंग होती है, बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतना वो जो उसके ऊपर स्नो लोड होगा या बारिश का पानी होगा वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा इजीली। तो ये टाइप वन ट्रस है। टाइप टू ट्रस की बात करें तो टाइप टू ट्रस के केस में वो कह रहा है कि ये एंगल फिर क्या हो जाता है, लेस देन 10 डिग्री, ज़ीरो या लेस देन, ज़ीरो से लेके 10 डिग्री तक होता है। यानी इस केस में क्या होगा, अगर इस तरह की ट्रस आपने कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व किया हो। अब ये ट्रस कौन सी है, टाइप टू ट्रस है। इसमें देखो जो टॉप कॉर्ड का मेंबर है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये टाइप टू ट्रस है। ये कहाँ पे प्रेफर करेंगे, प्लेन एरियाज में, ठीक है। यानी प्लेन एरियाज में हम सर जी प्रेफर, ये ट्रस्ट ना हुई ना। क्यों नहीं ट्रस्ट होगी, मैंने मेंबर पूरे ड्रा नहीं किए हाँ। अच्छा सॉरी, ठीक ठीक जी सर जी। शेप इसी तरह की होगी, लेकिन मेंबर सारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर पैटर्न में होंगे। मैंने सिर्फ ये टॉप जी कॉर्ड ठीक। जो एंगल है वो बताया, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है जी टाइप वन ट्रस में और टाइप टू ट्रस में। अच्छा, ट्रस के फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर देखें तो उसमें क्या क्या आता है, ये जो टॉप वाले मेंबर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, अपर कॉर्ड,
ठीक है जी। ये जो बॉटम मोस्ट मेंबर है इनको लोअर कॉर्ड कहेंगे, ठीक है जी। और ये क्या है, इसका राइज है, क्राउन, क्राउन से लेके बॉटम कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, राइज है। और ये क्या होता है ट्रस का, स्पैन ऑफ ट्रस। अच्छा, अब ये एक, जैसे हमने पीछे एक स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ देखा, उसी तरह का ये एक स्टील स्ट्रक्चर है, उसके प्लान और क्रॉस सेक्शन ड्रा हुए हुए हैं। यानी ये इसका टॉप से प्लान है, ठीक है। इसमें ये कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ट्रस पड़ी हुई है। एक ट्रस यहाँ पे पड़ी है, एक ट्रस इधर पड़ी है, 3 ट्रसेस है, ठीक है जी। ये स्टील के कॉलम है सारे। अब देखो ये कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल बीम पड़े हुए हैं जो ट्रस के पैनल पॉइंट्स के ऊपर है। ये वही बीम है जो मैंने क्या बताया कि जो ऊपर छत का लोड होता है उसको ट्रांसफ़र कराते हैं कहाँ पे, ट्रस के जॉइंट्स के ऊपर। और ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक हमेशा, यानी दरमियान में नहीं आएंगे, जॉइंट के ऊपर, जॉइंट से जॉइंट तक ये मेंबर पड़े होंगे, परलेन जिनको कहते हैं। अगर इधर क्रॉस सेक्शन देखें तो जो आपकी रूफ कवरिंग है वो स्टील की, आपने चादर बना, स्टील स्ट्रक्चर के केस में छत में रहता है वो स्टील वाली चादर सी डालते हैं। अब उस चादर को कनेक्ट भी करना है ना, उस चादर को परलन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बोल्ट यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, जे बोल्ट। ये जे शेप का होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और मजीद ट्रस्ट के रिलेटेड।